सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का जीके वाली क्लास। थोड़ा चेंज किया है फ्रेंड्स। कल तक हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू जीके देखते थे जिसमें मैं उस दिन के 10 क्वेश्चंस लाता था। बट आज मैंने चेंज किया है चीजों को और एग्जॉस्टिव और एलैबोरेट बनाने के लिए कि अब मैं उस दिन के पूरे 10 टॉपिक लाऊंगा आपके लिए और उनके बारे में पूरी इंपॉर्टेंट एग्जॉस्टिव चीजें बताऊंगा आपके लिए। तो हम एक्चुअली टॉपिक वाइज चलेंगे ताकि पूरे उस दिन की खबरें और बेटर कवर हो जाए। और क्वेश्चन तो देखिए इनडायरेक्टली कवर हो ही रहे हैं, बिकॉज हर टॉपिक पे जितनी जानकारी मैं दूंगा आपको उस पे 4 से 5 क्वेश्चन तो आराम से बन ही जाएंगे। तो एक तरह से 50 क्वेश्चन के लिए कंटेंट आपका तैयार हो रहा है। ठीक है, तो एक चेंज फॉर्मेट से आज काम कर रहा हूं, एक अलग तरीके से चीज बना रहा हूं आज की वीडियो। आप उसको पूरा देखिएगा और कमेंट आज जरूर करना कि आपको कौन सा फॉर्मेट बेटर लगा, वो क्वेश्चन वाला ये टॉपिक वाला। तो इस पर मैंने काम थोड़ा आज सीरियसली किया है पूरा। अपने फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में वीडियो देखने के बाद। आइए शुरू करते हैं। आज हम 10 टॉपिक्स की जो करंट में चल रहे हैं उनकी बात करेंगे पूरे डिटेल में। पहला टॉपिक फर्स्ट, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, चलिए। तो फर्स्ट टॉपिक, स्ट्रैंडेड इंडियंस टू रिटर्न बैक। जितने भी लोग इंडियन स्ट्रैंडेड हैं और कंट्रीज में, उनको वापस लाने का काम अब लॉकडाउन 3 के इस फेज में शुरू होने वाला है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसको थोड़ा फॉलो अप करते हैं। खबर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड इंडियन स्ट्रैंडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू कम बैक। अब वो लोग वापस आएंगे किस तरह से? फेज्ड मैनर में। एकदम से सब लोग नहीं आएंगे, फेज्ड मैनर में आएंगे। और सबसे जो स्टार्टिंग होने वाली है वो 7th में से स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले गल्फ रीजन से लोग लाए जाएंगे। ठीक है, अब गल्फ रीजन मतलब जो मिडिल ईस्ट का एरिया है। तो लगभग टोटल फ्लाइट जो चलेंगी उसमें से आधी फ्लाइट्स, हाफ ऑफ द फ्लाइट्स, दे विल ब्रिंग इंडियंस फ्रॉम गल्फ रीजन, जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान एंड कुवैत। और बाकी फ्लाइट्स कहां से लोगों को लाएगी? यूएस, यूके, सिंगापुर, मलेशिया, ये फिलीपींस लिखा है, और बांग्लादेश यहां से लाएगी। तो ये प्रोसेस फेज्ड मैनर में चालू होने वाला है, जिसमें 7th में से गल्फ से शुरुआत होगी। अब कुछ रूल्स हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। एक चीज, जो लोग वापस आएंगे तो उसमें से जो अभी एस्टिमेट लगाया जा रहा है, मैक्सिमम फ्लाइट्स विल बी रिसीव्ड बाय केरला, तमिलनाडु एंड दिल्ली एनसीआर। यहां मैक्सिमम चांसेस इनके वापस जो भी प्लानिंग करी गई है, तो ये 3 जगह पे मैक्सिमम फ्लाइट्स आएंगी। ठीक है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, सिटीजन्स विल बी ब्रॉट बैक ऑन पेमेंट बेसिस। उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा इस ट्रैवल का। ठीक है, बिकॉज ये स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि जो लोग एक्चुअली विलिंग है इंडिया आने के लिए वही लोग आए, इसलिए पेमेंट का क्राइटेरिया रखा गया है। और किस चीज के लिए पे करना है वो देख लीजिए। दे विल have to pay for quarantine and hospital facilities they would need on returning back। तो एक तो जो फ्लाइट का ट्रैवल है उसका पैसा, और वापस आके जो क्वारंटीन और हॉस्पिटल फैसिलिटी उनको यूज करनी होगी उसका पेमेंट करना पड़ेगा। और ये लोग किस तरह से वापस आएंगे? दे विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अ लिस्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाय रिस्पेक्टिव एम्बेसीज। तो इन सारे देशों में जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने जो लिस्ट तैयार करी होगी उसके बेसिस पर उनकी लिस्टिंग होके वो लोग फेजेस में वापस आएंगे। पर पेमेंट करना पड़ेगा फ्लाइट का भी, और वापस आने के बाद जो क्वारंटीन और हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं उसका भी। ठीक है, अब जो पहला फेज है इनको वापस लाने का, उसमें लगभग 12 कंट्रीज कवर होंगी और 60 नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स। नॉन शेड्यूल्ड मतलब ये कोई रेगुलर शेड्यूल वाली फ्लाइट्स नहीं कि इतने बजे उड़नी उतने बजे उड़नी है, ये एज पर डिमांड गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी। क्लियर है बात? तो ये रही हमारी आज की पहली खबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। सेकंड, अब देखिए वापस लाने का काम ये एयर के रास्ते से हो रहा है, सिविल एविएशन। इसी तरह से वाटर वेज से भी ये काम करा जाएगा, पानी के रास्ते। उसका है आज की दूसरी खबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु का मतलब क्या होता है? सी ब्रिज। अब ये भी स्ट्रैंडेड इंडियंस को वापस लाने के लिए ही करा जा रहा है, एंड दिस ऑपरेशन इज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। तो ये ऑपरेशन के नाम पे ऑब्जेक्टिव सवालों में काफी मुझे चांसेस है कि देयर इज वेरी हाई चांस क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑपरेशन समुद्र सेतु किस बारे में है और उसे किसने लॉन्च किया है? इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। ठीक, पर्पस देख लो क्या है? रिपैट्रिएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज। तो ओवरसीज में इंडियन सिटीजन्स को हमारे देश वापस लाना। ठीक है, चलिए अब इसके लिए प्रोसेस का पहला फेज चालू हो चुका है। इंडियन नेवल शिप्स जलश्व और मगर, they are presently en route to Male, which is in Republic of Maldives, to commence the evacuation operation from 8 में as part of phase 1। तो phase 1 में लोगों को वापस लाने के लिए पहला जो मतलब हमारी शिप्स हैं जलश्व और मगर, वो रवाना हो चुकी हैं माले के लिए जो मालदीव्स में है।
और 8 मई को ऑपरेशन इवैक्यूएशन का चालू होगा मालदीव से। ठीक है, चलिए ये दूसरी खबर थी। अब इसमें ज्यादातर लोग जो आने की चांसेस हैं, द इवैक्यूएटेड पर्सनल, ये जो मालदीव का ऑपरेशन है, दे विल बी डिसएम्बार्क्ड एट कोची इन केरला एंड दे विल बी इंटरेस्टेड और हैंडेड ओवर टू द केयर ऑफ स्टेट अथॉरिटीज। तो ये मालदीव जहाज पहुंचेंगे हमारे, वहां से इंडियंस को लेके कोची उतारेंगे, फिर जिम्मेदारी किसकी शुरू होती है? स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, चलिए इस ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन हर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का है। इसमें अलोंग विद इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, हेल्थ एंड वेरियस अदर एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट सब मिलके इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करके कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑपरेशन समुद्र सेतु को पूरा करने के लिए तैयार है। दोनों बातें समझ में आ गई आपकी? पहला एयर वाला था, दूसरा वाटरवेज के थ्रू है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आप जानते हैं लिकर का सेल्स कुछ एरियाज में सेलेक्टिव तरीके से शुरू हुआ है, जिसपे काफी क्राइसिस भी हुआ कल। सोशल डिस्टेंसिंग की कई जगह पे फॉलो नहीं करा गया। उस पर एक न्यूज है कि कुछ गवर्नमेंट्स ने, स्पेशली यहां पे मैं दिल्ली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, उन्होंने स्पेशल कोरोना फीस लगाई है किसके ऊपर? लिकर के ऊपर। और यहां खबर दिल्ली गवर्नमेंट की है, दिल्ली गवर्नमेंट ने इंपोज किया है। ठीक, कितना एक्स्ट्रा इंपोज किया है लिकर के ऊपर? 70% ओवर एंड अबव दी एमआरपी। तो एमआरपी से 70% ऊपर बिकेंगी चीजें लिकर, और वो एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? स्पेशल कोरोना फीस। और इसके लिए दिल्ली का जो एक्साइज वाला एक्ट है उसे अमेंड कर दिया गया है। ठीक है, सो दिस न्यू कंडीशन, न्यू फीस इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कैटेगरीज ऑफ लिकर सोल्ड बाय लाइसेंसीज फॉर कंजम्पशन ऑफ प्रीमाइसेस। मतलब वहां पे आप ड्रिंक नहीं कर सकते, ऑफ प्रीमाइसेस आपको घर जाके ही पीना पड़ेगा, उस कैंपस में अलाउड नहीं। और जो भी लाइसेंसेज, ऑफिशियल लाइसेंस जिनके पास हैं, वो जो लिकर सेल करेंगे उसमें 70% एक्स्ट्रा लिया जाएगा एज स्पेशल कोरोना फीस। ठीक है, सो 70% का फिगर एंड दिल्ली गवर्नमेंट का नाम और इस एक्साइज एक्ट का नाम, दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, चौथे टर्म पे चलते हैं। 10 खबरें हैं आज की। देखिए, दरबार मूव, ये बहुत फेमस मूव है जो जम्मू कश्मीर में होता है, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। दरबार मूव मतलब, दरबार मतलब जो बेसिकली सरकार का मेन सेंटर होता है। तो आप जानते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में 2 कैपिटल्स हैं, तो कैपिटल हर 6 महीने बाद मूव होता है, उसी को बोलते हैं दरबार मूव करना। तो पहले राजा महाराजों के दरबार होते थे, वैसी सरकार का नाम उस तरह से दिया गया है। तो दरबार मूव के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है और हाईकोर्ट ने कुछ बोला है इसके बारे में, इसलिए खबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज अ बाय एनुअल मूव, मतलब साल में 2 बार होता है। ठीक है, सो कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज शिफ्टेड एवरी 6 मंथ्स फ्रॉम, विंटर में कैपिटल जम्मू में होता है और समर में कैपिटल श्रीनगर में होता है। और बस इन्हीं कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में ही श्रीनगर अब कैपिटल शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अब समर आ चुके हैं। तो ऐसा लग रहा था कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से शायद शिफ्टिंग ना हो, बट डिस्पाइट द पैंडेमिक कैपिटल शिफ्ट करा गया है। अब श्रीनगर शिफ्ट हो चुका है पूरा गवर्नमेंट के ऑफिस। ठीक है, दिस प्रैक्टिस स्टार्टेड इन 1872 ड्यू टू हार्शनेस ऑफ विंटर्स इन कश्मीर। तो श्रीनगर वाले एरिया में विंटर्स बहुत ज्यादा ठंडे होते थे, इस कारण से विंटर्स में जम्मू में आके जो थोड़ा गर्म रहता है और गर्मी में वापस श्रीनगर चले गए। ठीक है, इस पूरे, बट मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? इस पूरे प्रोसेस में एक्सपेंडिचर 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आता है। तो ये बहुत महंगा प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि बोला और काम हो गया भाई, पूरी मशीनरी और ऑफिस को मूव करना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। 200 प्लस करोड़ रुपए के आसपास खर्चा लगता है। ठीक है, दिस ईयर ऑल्सो कैपिटल हैज बीन शिफ्टेड टू श्रीनगर डिस्पाइट द पैंडेमिक। तो कैपिटल शिफ्ट करा जा चुका 1-2 दिन पहले। अब हाईकोर्ट ने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। डिवीजन बेंच ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, और इस बेंच को हेड कौन कर रही थी? चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट गीता मित्तल जी। तो डिवीजन बेंच ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, विच वॉज हेडेड बाय चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी। उन्होंने क्या कहा है? शी हैज आस्क्ड द डिसीजन मेकर्स इंक्लूडिंग द सेंटर टू लुक इनटू इट्स नेसेसिटी। तो उन्होंने जजमेंट में सेंटर और बाकी डिसीजन मेकर्स को सोचने के लिए बोला है। उन्होंने कोई ऑर्डर पास नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि ये जो कैपिटल शिफ्ट होता है, दरबार मूव जो बोलते हैं, क्या है वाकई में जरूरी है? इस बारे में सोचे, ऐसा हाईकोर्ट बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये बोला, इस पूरे मूवमेंट वाले प्रोसेस में देयर इज अ फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ मोर देन 200 करोड़ रुपीज एंड दिस इज इनकर्ड बाय अ फिस्कली डिप्राइव्ड यूनियन टेरिटरी।
पैसा वैसे ही कम होता है और आप इस चीज के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, वो भी कितना, 200 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, अब ये जजमेंट किसे सर्व करा गया है, यूनियन होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी। ठीक है, और उनसे बोला गया है कि इस डिसीजन को आगे पहुंचाया जाए डिसीजन मेकर्स के पास। तो हाईकोर्ट ने बोला है कि हम ऑर्डर नहीं सुना रहे, पर आप कंसिडर करिए। तो इसलिए जजमेंट किसको आगे मतलब पहुंचाया गया है, यूनियन होम सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ सेक्रेटरी, और उनसे क्या बोला गया है, आप ये सोचने वाली बात या ये जजमेंट आगे ट्रांसफर करिए डिसीजन मेकर्स के पास, जो इसके बारे में डिसीजन लेंगे। ठीक है, क्योंकि पैसा बहुत खर्च हो रहा है, क्या ये वाकई में जरूरी है, ये आप सोचिए। तो हाईकोर्ट ने मना नहीं किया है, और पर उन्होंने बोला है कि सरकार से और डिसीजन मेकर से कि आप कंसिडर करिए और डिसाइड करिए क्या वाकई में जरूरी है इतना खर्चा करना है नहीं। तो देखना पड़ेगा कोई डिसीजन पे होता है नहीं होता। इंपॉर्टेंट डिसीजन शायद मुझे लगता है आ सकता है, देखना पड़ेगा उसको। फिलहाल का डेवलपमेंट क्लियर हो गया ना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, गिलगिट बाल्टिस्तान का जो इशू चल रहा है उसके बारे में है। ये पीओके एरिया में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो इशू पूरा ये है, गिलगिट बाल्टिस्तान मतलब जो पूरा पीओके एरिया है, हम मानते हैं कि वो इंडिया का हिस्सा है, जो कि वो है, और पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है इलीगली। ठीक है, तो वो एक्चुअली में हमारा हिस्सा है और पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई किया है इस वक्त, तो इसलिए हम उसे पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसी में है गिलगिट बाल्टिस्तान। अब देखिएगा, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पाकिस्तान गवर्नमेंट को अलाउ किया है कि वो जो गिलगिट बाल्टिस्तान जो पीओके का रीजन है वहां पे इलेक्शन होल्ड कर सके। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट को परमिशन दे दिया, अलाउ कर दिया है कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में जो पीओके में है वहां पे इलेक्शन होल्ड कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इंडिया, भाई वो तो हमारा एरिया है, आप वहां पे इलेक्शन कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसी कारण से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इट हैज इशूड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस डिसीजन, दिस जजमेंट। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, गिलगिट बाल्टिस्तान हैज बीन फंक्शनिंग एज अ प्रोविंशियल ऑटोनॉमस रीजन सिंस 2009, ऑटोनॉमस चला आ रहा है। अब इंडिया हैज इशूड अ डिमार्क, एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हमने जाहिर किया है, और किसके लिए, टू प्रोटेस्ट दिस अटेम्प्ट ऑफ पाकिस्तान टू ब्रिंग मटीरियल चेंजेस इन द डिस्प्यूटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग फेडरल अथॉरिटी टू गिलगिट बाल्टिस्तान। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो डिस्प्यूटेड एरिया है वो हमारा है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, और पाकिस्तान इन इलेक्शंस के थ्रू फेडरल अथॉरिटी या कंट्रोल उस एरिया में, फेडरल मतलब सेंट्रल अथॉरिटी उनकी गवर्नमेंट की, इस एरिया में लाएगा। इस कारण से वहां पे कुछ मटेरियल चेंजेस कर सकता है जो उसे नहीं करने चाहिए, बिकॉज इट इज डिस्प्यूटेड एरिया। इसलिए इंडिया हैज इश्यूड डिमार्क, एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला पाकिस्तान वाली ने, वी हैव प्रोटेस्टेड दैट। इशू समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चले आगे चलते हैं। विजय माल्या इशू पे एक अपडेट है, वो देख लीजिए। पहले पूरी कहानी देखो, 3 लेवल है इस कहानी के, बस 3 बातें समझनी है आपको। पहली बात तो आप लास्ट पॉइंट देखो, विजय माल्या इज द फर्स्ट पर्सन टू बी डिक्लेयर्ड एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इन इंडिया। ठीक है, फ्यूजिटिव मतलब भगौड़ा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, जो नया एक्ट आया था ना, उसके अकॉर्डिंग पहला इंसान कौन बना है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर विजय माल्या। ये तो फैक्ट की बात हो गई। अब 3 स्टेज में काम चल रहा है, वो यूके में है, और हम इंडियंस, हमारी अथॉरिटीज उसको यूके से वापस लाना चाहती हैं। तो देखिए, पहली चीज, यूके की जो लोअर कोर्ट है, इट हैड गिवन, पहले की बात है, इट हैड ऑलरेडी गिवन द क्लियरेंस टू हिज एक्स्ट्राडिशन टू इंडिया इन द आईडीबीआई बैंक फ्रॉड केस। एक्स्ट्राडिशन मतलब किसी इंसान को वापस अपने देश में लाना, पूरी अथॉरिटीज मतलब हमारे पूरे अथॉरिटीज वहां पे जाके उसको वापस लाएंगे, बिकॉज वो गुनहगार है। एक केस चल रहा है उस पर, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, जिसमें एक आईडीबीआई वाला केस भी है। ठीक है, तो जब कोई इंसान भाग जाता है किसी और देश में, उसको जो वापस लाने का प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन, वापस लाना। ठीक है, जिसके लिए उस देश की परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, चलिए, तो यूके की लोअर कोर्ट ने तो हमें क्लियरेंस दे दिया था कि हां, आप एक्स्ट्राडाइट करा लो विजय माल्या को, उसको वापस ले जाओ। कौन से केस में, आईडीबीआई बैंक फ्रॉड केस। अब इस यूके की लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट विजय माल्या ने यूके की कोर्ट में अपील करी, हाई कोर्ट में, पर यूके की हाई कोर्ट ने उसकी अपील डिसमिस कर दी। सो यूके हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड हिज अपील अगेंस्ट द लोअर कोर्ट्स ऑर्डर। अब विजय माल्या इज सीकिंग परमिशन फ्रॉम द यूके हाई कोर्ट टू मूव टू द यूके सुप्रीम कोर्ट इन अपील। तो अब विजय माल्या यूके हाई कोर्ट से परमिशन मांग रहा है कि जो उन्होंने लोअर कोर्ट की अपील डिसमिस करी थी उसके खिलाफ, उस डिसीजन के खिलाफ
विजय माल्या यूके की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पाए। इसकी परमिशन उन्होंने हाई कोर्ट से मांगी है, तो वही लेवल बाय लेवल पूरा काम चल रहा है। लेट अस होप कि हम इन्हें जल्दी विजय माल्या को एक्स्ट्राडाइट करवा पाए, बिकॉज उन्होंने इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है और जल्दी वापस आना चाहिए। एंड हमारी अथॉरिटीज पूरी मेहनत से ट्राई कर रही है वहां पे अपना केस प्रेजेंट करने के लिए, सक्सेस भी मिल रही है। थोड़ा मामला डिले जरूर हो रहा है, बट लेट अस होप जल्दी काम होगा। सेवेंथ पॉइंट देखिएगा, डीआरडीओ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डेवलप करी है, डिसइंफेक्टर टावर, जिसका नाम देखिएगा यूवी ब्लास्टर। ये अल्ट्रा वायलेट वाले कॉन्सेप्ट से काम करेगा, सो द नेम इज यूवी ब्लास्टर। ये नाम पता होना चाहिए और डीआरडीओ का नाम पता होना चाहिए आपको। ये एक तरह का डिसइंफेक्टेंट या डिसइंफेक्टर टावर है, ठीक है। फोटो दिखा दूं पहले आपको, ये रही फोटो, डिसइंफेक्टर टावर, द हिंदू न्यूज़पेपर से फोटो लाया हूं मैं, और नाम देखिए यहां पे लिखा हुआ है यूवी ब्लास्टर, ठीक। अब थोड़ा जानकारी ले लो इसके बारे में, ठीक। इट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय लैस्टेक लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कि दिल्ली में है, विद द हेल्प ऑफ न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो गुरुग्राम में है, ठीक है। और यूज देखिए इसका, रैपिड एंड केमिकल फ्री, ये इंपॉर्टेंट बात है, यूवी एक्शन होगा, केमिकल का नहीं होगा। सो इट विल डू रैपिड एंड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन ऑफ हाई इंफेक्शन प्रोन जोन्स, जैसे कि शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, मेट्रोज, होटल्स, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज। धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, बाद में जब और चीजें खुलेंगी तो ऐसी चीजों का यूज बहुत ज्यादा है भाई। मॉल कभी ना कभी तो खुलेंगे ना, सेफ्टी फिर भी रखनी पड़ेगी, तब ऐसी चीजें बहुत काम आएंगी। अभी तो है ही ऑब्वियसली, बाद में भी काम बहुत है इसका, ठीक है। थोड़ा और जान लीजिए, लगभग 144 स्क्वायर फीट की जगह मान लीजिए, जो जैसे आप मान लो 12 इंटू 12 स्क्वायर फीट, इतनी स्पेस, इतने बड़े रूम को ये लगभग 10 मिनट्स में डिसइंफेक्ट करेगा। इट इज वेरी फास्ट, रैपिड, ठीक है। एंड इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर हाई टेक सर्फेसिस दैट आर नॉट सुटेबल टू बी क्लीन बाय केमिकल्स। कुछ सर्फेस ऐसी हाईटेक होती हैं जिन्हें आप केमिकल स्प्रे उन सबसे सही नहीं कर साफ नहीं कर सकते। उसके लिए एग्जाम्पल कौन से है, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ऑफिस वगैरह में कई जगह पे ऐसे होते हैं, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए खासकर यूजफुल है। तो समझे आप, यूवी ब्लास्टर डीआरडीओ ने बनाया, बाकी फैक्ट्स मैंने बता दिए आपको। चलिए एट न्यूज पे जाते हैं। एक और नई बीमारी यहां पे आ गई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डेंजरस ऑल्सो, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, अब देखिएगा, इट इज अ फेटल डिसीज इन डोमेस्टिक पिग्स। तो जो सुअर होते हैं, डोमेस्टिक पिग्स होते हैं, उन पे बीमारी देखी गई है विद ऑलमोस्ट 100% मोर्टेलिटी। मतलब ये बीमारी हुई तो ऑलमोस्ट जो पिग है वो मर ही रहे हैं, अब कोई बचने की चांस नहीं लग रही है अब, ठीक है। फरवरी से, और ये प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, असम स्टेट इज द एपिसेंटर ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। अराउंड 2800 pigs have died in Assam since February। तब से लगभग, यहां पे थोड़े अलग अलग फिगर देख, कुछ लोग 2400 बोल रहे हैं, कुछ लोग 2800 बोल रहे हैं, तो मतलब काफी पिग्स की यहां पे डेथ हो चुकी है फरवरी से। तो बहुत हाई इंसिडेंस देखा जा रहा है। अब देखिए, असम ये क्लेम कर रहा है कि ये वायरस भी चाइना से ही आया है। तो बस मतलब परेशान करके रखा है चाइना ने, सीवियर प्रॉब्लम से। अब देखिए कितनी परेशानी, असम में कोविड 19, मतलब कोविड 19 से तो पूरी दुनिया परेशान है, अब असम में नई प्रॉब्लम आ गई। कहां, पिग्स में 100% मोर्टेलिटी, बहुत फेटल डिसीज है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक जुड़ी हुई प्रॉब्लम। देर आर वेरियस रिपोर्ट्स कि कुछ पिग फार्मर्स जो होते हैं, जो पिग्स को रियर करते हैं, दे आर डिस्पोजिंग द पिग कैरेकेसेस। जब पिग मर जाता है ना, तो उसकी बॉडी वो लोग डिस्पोज पता है कहां पे कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रह्मपुत्र में और उसकी ट्रिब्यूटरीज में। और इस कारण से जो ब्रह्मपुत्र का पानी कंटेमिनेट हो रहा है, वो एक बहुत मेजर वरी है, क्योंकि उसको जानवर भी पीते हैं, इंसान भी उसको पानी पीता है, उसको यूज करता है उस पानी को। इसी कारण से थोड़ा चिंता है अब। और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के, दे आर ऑल्सो ऑन हाई अलर्ट, क्योंकि उनको भी कुछ इस तरह के कैरेकेसेस मिले हैं पिग्स वगैरह के, तो फैल ना जाए प्रॉब्लम, तो उसके लिए सब लोग हाई अलर्ट पे हैं अभी। तो इतनी जानकारी देखनी पड़ेगी और आगे इस चीज को हमको फॉलो अप करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट न्यूज फॉर द डे। जियो कंपनी, रिलायंस जियो में एक कंपनी ने पहले इन्वेस्ट किया था, याद है आपको, पहले पॉइंट नंबर 4 देखो, फेसबुक ने इन्वेस्ट किए करने का डिसीजन लिया है, जो खबर मैंने पहले कवर करी थी। सो फेसबुक विल बाय 9.99% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म, जिसकी कीमत लगभग कितनी आ रही थी, ₹43,574 करोड़। अब एक कंपनी और इन्वेस्ट करने वाली है जियो में, इसलिए बैकग्राउंड बताई मैंने आपको, वो कौन सी देख लीजिए। एक यूएस की प्राइवेट इक्विटी फर्म जिसका नाम है सिल्वर लेक, इट इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन जियो। तो सिल्वर लेक जो यूएस की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म में इन्वेस्ट करेगी। अब ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट देख लो आप,
5655 5655.75 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो लगभग 5655 रुपीस करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहां पे है। सो इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई स्टेक खरीदे जाते हैं तो फिर उसका वैल्यूएशन होता है कंपनी का, जिसके हिसाब से पेमेंट करा जाता है, ठीक है। जैसे जियो में 9.99% स्टेक था, उसका वैल्यूएशन इतना आ गया था। अब उसी तरह से इसने भी, इस कंपनी ने भी वैल्यूएशन करके दोनों कंपनी के बीच में डील हुई होगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले फेसबुक ने वैल्यू करा किसी बेसिस पर, जो वैल्यूएशन सिल्वर लेक ने किया है वो पिछले फेसबुक वैल्यूएशन से भी 12.5% प्रीमियम या ज्यादा है, ठीक। तो जो इक्विटी वैल्यूएशन किया था फेसबुक ने पहले, कुछ दिन पहले जब उन्होंने खरीदा था, अब सिल्वर लेक ने किया है और प्रीमियम पे वैल्यूएशन हुआ है, मतलब और ज्यादा वैल्यूएशन हुआ है, लगभग 12.5% एक्स्ट्रा या प्रीमियम पे वैल्यूएशन हुआ है। इससे एक बात बहुत साफ है कि फेसबुक के इन्वेस्टमेंट ने जियो को पॉजिटिव बूस्ट दिया है, क्योंकि पहले फेसबुक था, उस इन्वेस्टमेंट के कारण जियो को एक पॉजिटिव बूस्ट मिला है कि आगे इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज प्रीमियम पे खरीद रही हैं चीजें, शेयर्स, ठीक है। तो ध्यान रखिए, 12.5% परसेंटेज शेयर खरीदने वाला नहीं है, इट इज द एक्स्ट्रा प्रीमियम जिसपे वैल्यूएशन करा गया है। तो ये शेयर का परसेंटेज नहीं है, प्रीमियम का परसेंटेज है जिससे इक्विटी को वैल्यू करा गया है। और फेसबुक का शेयर कितना था? 9.99%। फर्क समझ गए? तो 12.5 को कंफ्यूज मत करना 9.99 से, ठीक है। इंप्लीकेशन इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत क्लियर है कि हाँ, डेफिनेटली फेसबुक के इन्वेस्टमेंट से जियो को फायदा पहुंचा है फ्यूचर वैल्यूएशंस के लिए। लास्ट पॉइंट फॉर द डे, अटल टनल के ऊपर खबर है, देख लीजिए। इसको रोहतांग टनल भी बोलते हैं और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट फेज में है कंस्ट्रक्शन के इस टनल के, और वो बिल्कुल लगे हुए हैं मेहनत से, एंड दे आर प्लानिंग टू कंप्लीट द अटल टनल बाय सितंबर 2020। अभी काफी क्रूशियल फेज पे काम है, और ये टनल कहां पे है? पीर पंजाल जो रेंजेस हैं हिमाचल प्रदेश में। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात, पहले ये देख लो आप, रोहतांग पास जो होता है वो मनाली और लेह को कनेक्ट करता है, ठीक है। मनाली और लेह को, लेह में मतलब मनाली हिमाचल प्रदेश में और लेह लद्दाख एरिया में, वो आप जानते हैं। तो रोहतांग पास मनाली और लेह को कनेक्ट करता है, पर प्रॉब्लम पता है क्या है? ये प्रॉब्लम है, करेंटली रोहतांग पास रिमेन्स स्नो कवर्ड बिटवीन नवंबर एंड मई। तो लगभग 6 महीने तो यह पास स्नो से कवर्ड रहता है, तो कनेक्शन टूट जाता है। किसके बीच में? मनाली और लेह के बीच में, बिकॉज रोहतांग पास बेसिकली मनाली, रोहतांग पास और लेह ये रास्ता है, और रोहतांग पास 6 महीने बर्फ से कवर रहता है, ठीक। इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए टनल बनाया गया है पहाड़ के अंदर से। बहुत ही, इट विल बी अ इंजीनियरिंग मार्वल जब ये बनेगा। दिस टनल विल कनेक्ट मनाली टू लाहौर वैली, ठीक है। तो लाहौल स्पीति का जो एरिया वहां से कनेक्ट करेगा। दिस कनेक्शन विल बी थ्रू आउट द ईयर। तो अब ये कनेक्शन टूटेगा नहीं, और इस कारण से एक चीज और, जो मनाली और लेह के बीच का डिस्टेंस है वो भी 46 किलोमीटर से कम हो जाएगा। दिस इज अ ड्रास्टिक रिडक्शन, स्पेशली कंसिडरिंग द टफ एंड द माउंटेनियस टोपोग्राफी। पहाड़ों में 46 किलोमीटर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या था? मनाली, रोहतांग पास और लेह, ये रास्ता जो 6 महीने बंद भी होता था, अब एक टनल बना दिया, खुला रहेगा पूरे साल भर, और डिस्टेंस भी 46 किलोमीटर से कम हो जाएगा। बस इतनी कहानी। और यहां पे दो लोग के नाम भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बीआरओ होता है, उसके डायरेक्टर जनरल, डीजी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। दिस नेम इज इंपॉर्टेंट। एंड हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री जयराम ठाकुर। ये दो नाम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के टॉप 10 टॉपिक्स और उनकी सारी खबरें, जिससे आप लगभग 40-50 क्वेश्चन डेवलप करके उसको ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। अब आपको यह नया फॉर्मेट कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि मैं आगे की प्लानिंग कर पाऊं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करना है आपको, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।